ਇਹਦੇ 6000 ਚੂਜ਼ਾ ਜੀ। 6000 ਚੂਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,70,80,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 골ਡਨ ਮਿਸਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਲਰ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਚੂਜ਼ੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ दूजा शेड भी तमीर करूँ? हाँ जी। अगर एक पोल्ट्री फार्मर एक मुर्गी खाना बना के उसमें फ्लाक रख के उसको सेल करने के बाद दूसरा फ्लाक डालता है और साथ ही एक और हाउस बनाता है, एक और पोल्ट्री फार्म बनाता है, तो यकीनी तौर पे वो पोल्ट्री फार्मर खसारे में बिल्कुल नहीं है। हाफिज़ बूटा साहब की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कुछ बेहतरीन किस्म के नताइज निकलते हैं जो आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहली बात ये कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होती है कि आप मसाला 2000 चिकन्स रखना जा रहे हैं या 6000 या 10,000, जितने भी आप चिकन्स रखते हैं, आप सबसे पहले कोशिश ये करते हैं भाई क्योंकि पहले फ्लाक में से मुझे इतना मुनाफा नहीं होना, मेरा हाउस बनना है, बर्तन लगने, नीचे बरादा आएगा, ढेर सारी चीज़ें जो पहली मरतबा लगेगी, वो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी कास्ट, उनकी कीमत कम से कम हो। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप इतनी गैर मयारी चीज़ बना दें कि वो मौसमी असरात का मुकाबला ना कर पाए, वो किसी किस्म के आंधी तूफ़ान का मुकाबला ना कर पाए। कम अज़ कम उसको इस लेवल तक लाजमी रखें कि वो किसी किस्म का जानी नुकसान आपके लिए या आपके चिकन्स के लिए ना कर पाए। अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए जब इस शेड की लंबाई 100 फुट और इसकी चौड़ाई 30 फुट रखी गई और ऊपर की जन्नत बांस और बांस के साथ केरी वगैरह इस तरह की चीज़ों के साथ छत की बनावट बनाई गई और उसके ऊपर मिट्टी बिछाई गई, तो उसमें यही कोशिश थी कि इस हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा पायदार रखा जाए। अब उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या किया गया कि नीचे की जानब जो पिलर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया गया। इससे छत को बेहतरीन किस्म की सपोर्ट मुहैया होती है। अब होता इसमें क्या है कि अगर इसी हाउस को टोटल लागत 3.25 लाख में तामीर किया जाता है, अब इसको अगर सीमेंटेड किया जाता, इसको पक्का किया जाता, तो मे बी ये कास्ट दुगनी हो जाती, मे बी ये कास्ट 3 गुना चली जाती, मे बी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या इससे भी ज़्यादा लग जाता। अब फ़र्क क्या होता है एक सीमेंटेड में और इस तरह के हाउस में कि इसमें आपको मेंटेनेंस कुछ ही अरसे के बाद करना पड़ती है। और उस मेंटेनेंस में क्या चीज़ शामिल होती है? सबसे पहले छत के ऊपर की तरफ जो लपाई होती है उसे आपने हर 2 साल बाद या हर 1.5 साल बाद दोबारा ऊपर मिट्टी लगानी है, दोबारा उसकी बेहतरीन तरीके से लपाई करनी है। अब एक हाउस हो गया जो 3.25 लाख में तामीर हुआ और उसकी लंबाई चौड़ाई 100 बाई 30। अब साथ ही इन्होंने जो दूसरा हाउस जो तामीर करने जा रहे हैं उसमें ऊपर बांस के साथ साथ गार्डर्स का भी इस्तेमाल होगा। दरमियान से छत को ऊपर की जानब रखा जाएगा ताकि जब बारिश होती है तो उसका पानी दरमियान में खड़ा होने की वजह से, शेड ऊपर से भारी होने की वजह से छत नीचे ना आ जाए। इसलिए आइडियली हमेशा दरमियान से पोल्ट्री हाउस को थोड़ा सा ऊपर रखा करें। इसके ढेर सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। ईंटों और मट्टी गरा के अमेज़ा से बने हुए ये पिलर्स, ये अतराफ़ में दीवारें, इनको उस वक्त मजबूती मिलना शुरू हो जाती है जब इनके ऊपर लकड़ी के छोटे छोटे बाले अतराफ़ में रखे जाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर की जानब बांस को राइट से लेफ़्ट साइड पे एक दूसरे के साथ साथ जोड़ने के बाद उसके ऊपर सरूट, केरी, फिर शापर, शापर के ऊपर खुश्क मट्टी और उसके ऊपर लपाई की जाती है। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि छत को मजबूती फराहम करने में, छत को कम अज़ कम 1.5 पौने 2 साल तक उस जगह पे टिके रखने में बहुत ज़्यादा सहारा मुहैया करता है। ये एक्चुअली बात हो रही है लो कास्ट मुर्गी खाना की तामीर की। अब इसको हमने थंब रूल नहीं बना लेना कि हमने हर मरतबा इसी तरह के ही तैयार करने हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबाई होने की वजह से, कम अज़ कम 200 फुट लंबा होने की वजह से इसमें भी दरमियान में पिलर्स की तादाद में इजाफा करना पड़ता है। अब ये आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना कि सीमेंटेड पड़ते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि मौसम गर्मा के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हाउस को ठंडा रखने में ये सारे का सारा मटेरियल एक दूसरे के साथ मिल के किरदार अदा करता है। और आप इसके अंदर अगर पैड, पंखे वगैरह इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल नहीं भी करते तो आप उसमें रखे गए चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत पानी का स्प्रे करके या अंदर की जानब कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपना के अब यहाँ पे इस शेड के अंदर इसके ऊपर गार्डर्स की ज़रूरत
इसलिए पड़ी है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत बड़ी है। जो दूसरा हाउस है जो सिर्फ 100 फुट लंबा है उसके ऊपर गार्डर्स की ज़रूरत, क्योंकि हम लो कास्ट शेड तामीर करना चाहते हैं, इसलिए हमें उसके लिए मटेरियल भी ऐसा चाहिए कि जो हमें बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़े। बाद में हम देखेंगे हमें जब पहले फ्लाक से दूसरे तीसरे फ्लाक से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगी तो उस वक्त हम अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लेंगे। अब ये जो शेड हैं इनके अतराफ आप देख रहे हैं जहाँ पे इनकी जालियाँ लगी हुई हैं, जालियों के नीचे की जानब जो बनेरे होते हैं उनको हमेशा कम अज़ कम एक रद्दे पे रखा करें, सिर्फ एक ईंट तक, जो कि ऐसे पहलू के बल हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हमने इसकी ऊंचाई रखी तो नीचे चिक्स के लेवल तक और नीचे चिकन्स के लेवल तक उनको सही तरह से हवा दस्तयाब नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि इनकी कामयाबी का जो दूसरा बड़ा राज है वो क्या है। ये जो हाफिज़ साहब आपने पहले देखे, इन्होंने पहले 12 साल ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग की है। तो 12 साल ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग करने का मतलब ये है कि इन्होंने ढेर सारे फ्लाक्स इस तरह के निकाले होंगे कि जिसकी इन्होंने ब्रूडिंग की होगी। ऑब्वियसली आगाज़ में कुछ दिन ऐसे होते हैं चिकन्स के, चूज़ों के, कि जिसमें ब्रूडिंग सेम होती है, चाहे वो लेयर हो, चाहे वो ब्रायलर हो, या वो कोई भी दूसरी नस्ल हो, या कोई भी किसी किस्म की चिकन की ब्रीड हो। आगाज़ में जो उनको उनकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, उनकी जो केयर करनी पड़ती है, उसका प्रोसेस एक जैसा होता है। और पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्रूशल, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल यही दुरानिया होता है कि जिसमें चूज़ा छोटा होता है, इसमें उसको बहुत जल्द सर्दी लग जाती है, इसमें बहुत जल्द उसको बीमारियां भी घेरने लग जाती हैं, और इसी में आपकी मैनेजमेंट कितना बेहतरीन किरदार अदा करती है। इसी चीज़ पे आगे चल के उनकी ग्रोथ, उनकी बेहतरीन किस्म की नशोनुमा, उनका वेट, और फिर आगे चल के उनसे अंडे या गोश्त के अच्छे दामों में सेल करना, उसी पे। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आपने पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करना है, सबसे पहले आपने शऊर लेना है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ब्रूडिंग किसे कहते हैं, आगाज़ में कुछ दिनों के लिए चिक्स को सहारा किस तरह से देते हैं, और उनको अपने पाँव पे खड़ा किस तरह से हमने करना है। नीचे की जानब हम जो बरादा बिछाते हैं वो आप चावल का छिलका इस्तेमाल करें या लकड़ी का बरादा इस्तेमाल करें या कोई और मटेरियल इस्तेमाल करें, लेकिन रखना आपने उसे साफ़ सुथरा है, जैसे कि इस फार्मर भाई ने, इन हाफिज़ साहब ने रखा हुआ है। क्योंकि जो बेडिंग मटेरियल होता है वही आपके चिकन्स के लिए ढेर सारे मसाइल भी पैदा करता है, और वही उनके लिए बेहतरीन किस्म का बिस्तर बन के उनके अच्छे वेट गेन में, जिस्मानी वज़न में अपना किरदार अदा करता है। इसलिए आपने जब भी चिकन्स रखने हैं, नीचे की जानब आपने क्या चीज़ बिछानी है और उसको आपने ड्राई किस तरह से रखना है, उसमें अमोनिया किस तरह से नहीं बनने देनी, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। इन्होंने इसको ड्राई किस तरह से रखा हुआ है, दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा छोटी सी एक पंजी बनाई हुई है, उस पंजी के ज़रिए इसके अंदर रैकिंग करके जो हल्की फुल्की इसके अंदर गैसेस बनती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। गोल्डन मिस्री का ये इनका तीसरा फ्लाक है, और अपने चिकन्स को जैसे ही ये 450 ग्राम के करीब लेके जाते हैं या 400 ग्राम पे लेके जाते हैं, उसको ये सेल करना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, जो फेरी वाले आते हैं, उनको दिया जाए वो इसे बाहर जाके सेल करेंगे। खुद इन्होंने अपने 2 मोटरसाइकिल, 2 बाइक्स रखे हुए, एक ये खुद होते हैं और दूसरा इनका भाई, और ख़ुद मेहनत करके, मशक्क़त करके इन चिकन्स को ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, विलेजेस के अंदर, देहात के अंदर सेल कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि जो डिस्काउंट उन्होंने उस फेरी वाले को, उस बाइक वाले को देना होता है, वही ये खुद ले रहे होते हैं। और अब फीड की बात करें तो फीड में इन्होंने जितनी इनके पास कमर्शियल फीड आती है, उस कमर्शियल फीड के अंदर मकई का पोर्शन शामिल करके, इनको सब्ज़ा जात ऑफ़र करके, इन चिकन्स को दूसरे जो कुदरती अजनास होते हैं वो दे के इनका वेट गेन अच्छा लेना, इन चिकन्स को बीमारियों से दूर रखना, और अच्छी मैनेजमेंट को अपना बेहतरीन किस्म का मयारी असूल बना के चलना, यही इनका इनमें से प्रॉफिट लेने का, अपनी चिकन रीयरिंग से, अपनी पोल्ट्री फार्मिंग से फ़ायदा लेने का अहम किस्म का नुक्ता है। जब आप अपने कीमती माल की खुद हिफाजत कर रहे होते हैं, खुद उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, उसकी फीडिंग, उसकी वाटरिंग, उसके नीचे का जो मटेरियल है, हवादार किस्म का निज़ाम उसे मुहैया करना, तो उस वक़्त आपको अपना लगा हुआ जो पैसा होता है उसको बचाने के लिए तगो-दो करना पड़ती है, और आप ज़रा सी भी मिस्टेक करना गवारा नहीं करते। और यही वो हालात होते हैं, यही वो लम्हा फ़िक्रिया होता है कि जो आपको अपने फ्लाक में से प्रॉफ़िट दे रहा होता है। अगर वहाँ पे हम कोई ऐसा बंदा रखते हैं कि जो सिर्फ अपनी दिहाड़ी पे नज़र रखता है, जिसका टारगेट सिर्फ यही होता है कि महीना पूरा होना है और मैंने पैसे लेने हैं, उसके बाद इन्होंने मुझे रखा तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा कहीं और जॉब कर लूँगा, तो उस बंदे की निगरानी में फ्लाक नहीं पलते, उस बंदे की निगरानी में मालिक को पैसा नहीं बचता। इसलिए चाहे आप बंदा भी रखें या कुछ भी, सबसे पहले एफर्ट यही होनी चाहिए कि अपना कोई भरोसेमंद बंदा रखें, नहीं तो आप वहाँ पे खुद काम करें। अगर आप हकीकी मानों में अपने फ्लाक से, अपने चिकन
चिकन से प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो ये जितने भी फ्लाक्स ला के वहाँ पे रखते हैं उनको मैरेक्स की वैक्सीन लाजमी तौर पे करवाते हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि मैरेक्स एक ऐसा मसला है कि जिसका बेसिकली किसी किस्म का कहीं पे कोई भी इलाज दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए उस वैक्सीन का करवाने का मतलब क्या होता है कि हमारे चिकन्स अब कभी भी मैरेक्स जैसी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो ये पोल्ट्री फार्मर, ये हाफिज साहब अपने फ्लाक से बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट लेने के लिए इन बुनियादी असूलों को सामने रखते हैं, और जहाँ पे इन्होंने देखना होता है कि कहीं पे भी हाउस के अंदर ज़रा सी भी वीर एंड टीयर हो रही है, कहीं पे टूट फूट हो रही है, तो उसको फौरी तौर पे अपने हाथों से खुद ही काम करके उसकी मरम्मत शुरू कर लेना। ये वो एफर्ट्स होती हैं, ये वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपका एक एक पैसा बचा के एट द एंड ऑफ द फ्लाक जिस वक्त आप चिकन्स को सेल करते हैं और बैठ के हिसाब लगा रहे होते हैं, तो आपके खाते में ज़्यादा प्रॉफिट आ रही होती है बनिस्बत कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जितने पैसे आपने लगाए होते हैं उसकी निस्बत आपको ज़्यादा बच रहे होते हैं। तो ये जब हम इस तरह की हेडलाइंस देखते हैं, जब हम इस तरह के थंबनेल्स देखते हैं कि इतने चिकन्स रख लें और इतना कमा लें, वो हेडलाइंस, वो थंबनेल्स, वो सारे के सारे टाइटल्स वो ठीक होते हैं। शर्त क्या है कि वहाँ पे काम करने वाला बंदा इस तरह का हो जैसा आपको मैंने आगाज़ में वीडियो में दिखाया। एक भी चिकन बीमार नज़र आता है तो फौरी तौर पे उसको लदा करके ड्रॉपर के ज़रिए पानी पिलाना, फौरी तौर पे उसको अलग करके उसको टेम्परेचर मेंटेन करना, उसकी हैंड फीडिंग करवाना और उसको इंतहाई निगहदाश्त में लेके जाना, ये आपके एक एक बर्ड को बचा के एंड पे आपको बताता है कि आपकी इस अनथक मेहनत ने आपको क्या दी है। एक और चीज़ जो कि आपकी प्रॉफिट को बहुत मुतासर करती है वो ये कि जब भी आपने चिक्स लेने हैं आपने खुद जाके उस साइट को विज़िट करना है, उस ब्रीडर फार्म को देखना है, उस हैचरी को देखना है, उसकी सफाई के मयार को देखना है और उनके एग्स के साइज़ को और एग्स की क्लीनलीनेस को चेक करना है, क्योंकि यही अंडे आपके पास चिक्स बन के आएंगे और वही चिक्स बाद में आपको प्रॉफिट देने का बायस बनेंगे। लेकिन तब जब उनमें किसी किस्म की कोई सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन नहीं आएगी, जब उनमें किसी किस्म के बैक्टीरिया नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किसी किस्म की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ उनमें आ गई, हैचरी से ही किसी किस्म का सोर्स आ गया कि जो कि फार्म के ऊपर पहुंच के आपको नुकसान देना शुरू कर ले, तो वहाँ पे सूरत हाल आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है। वहाँ पे हैचरी वाले, वहाँ पे चिक्स सप्लायर आपकी सुनते नहीं, सिवाय इसके कि पहले 2 से 3 से 4 दिनों के दरमियान अगर मोटेलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी वजह अगर हैचरी या पीछे से ब्रीडर निकलता है तो आप उन पे क्लेम कर सकते हैं, आप उनसे लिवरेज ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है कि जब आप लो कास्ट पोल्ट्री हाउस तामीर करना चाहें तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन हाफिज साहब की तरह आप कैसे अपने चिकन से प्रॉफिट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।